नहीं, यहो सब रिकॉर्ड है। कोई बोल रहा था, बताओ भाई कौन सा लेक्चर है आज, बात करिए मुझसे। हाँ 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 हाँ, क्योंकि उस दिन मैं भी जाके अपने डायरी में नोट करता हूँ ना, क्योंकि मैं उसी हिसाब से वीडियो अपलोड करूंगा ना। पता चला हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है 15, वहां पे दिख रहा है 16। ओके ठीक है, तो मैं आज का 16 ही डालता हूँ और चलते हैं 16 की तरफ। अब वीडियो जो बन गई उसमें तो हम एडिट नहीं कर सकते, ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई थी। चलिए 16 बहुत बढ़िया डस्टर। अरे दादा, चलो। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो 16 17 एक दिन पता नहीं थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। चलो 17 में लिख देता हूँ, भाई आप ही लोग खुश हो। लेकिन यार हमारे डायरिया में एक दिन का हमने वो नोट किया था ना, गड़बड़ था, एक दिन स्क्रीन आ नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने उसको एक लेक्चर कम कर दिया था। चलो। हाँ, और सब्जेक्ट में बदल दो। ठीक है, एक ही है। चलिए, तो जब मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना तो फिर अब कोई वो लोग बात नहीं करेंगे मुझसे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है। तो ह्यूमन इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को कुछ नोट कराया था, और उसी के क्रम में हम आगे चलते हैं कि डिस्प्यूट वगैरह भी होने लगते हैं ना इंडस्ट्री में। तो आज डिस्प्यूट डिस्प्यूट की तरफ चले। तो हमने आपको इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन के बारे तक में लिखाया था और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशन भी लिखा दिया था। तो कल मैंने 2 पॉइंट इसमें और बढ़ाए हैं, तो इस 2 पॉइंट को देखिएगा ध्यान से। है क्या चीज कि ह्यूमन का परफॉर्मेंस, यानी कि मानवीय कार्य का निष्पादन। ठीक है। तो जो हम इंडस्ट्री में काम करने वाले हमारे एम्प्लॉय हैं, उनके परफॉर्मेंस में हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाते हैं। ठीक है। और ह्यूमन परफॉर्मेंस क्या होता है। ठीक है, तो यानी कि ह्यूमन परफॉर्मेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो ह्यूमन परफॉर्मेंस की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो वहाँ पे कार्य करने वाले व्यक्ति थे, वो अपने कार्य को सुचारू रूप से, संचालित ढंग से, सांस्कृतिक रूप से, और एक शैक्षिक योग्यता के अनुसार काम करें। है ना। तो आइए इसके बारे में कुछ नोट करते हैं। नोट कब भी करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे, क्योंकि समझाने का और नोट कराने का दोनों में टाइम ज़्यादा लगता है, तो साथ साथ लिखते भी चलते हैं। ह्यूमन परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कि मानवीय कार्य निष्पादन। मानवीय कार्य निष्पादन, यानी कि मानवीय द्वारा कार्य का निष्पादन करना, क्रियाकलाप करना। ठीक है, बिना मानव के तो हो ही नहीं पाएगा। है ना। तो मानव जीवन के लिए श्रम निष्पादन आवश्यक है। क्या है भाई, इंसान है, मानव है, तो उसको जीने के लिए, खाने के लिए तथा अपने दिनचर्या को सही प्रकार से चलाने के लिए जरूरत है किस चीज की, श्रम की। जब तक वो श्रम नहीं करेगा तो 10 रुपया उसके पास अर्न नहीं होंगे। जब तक उसके पास अर्निंग नहीं होगी तो अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, और रहने के लिए घर मकान कैसे तैयार करेंगे, तथा अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो आवश्यक उपकरण है उनकी पूर्ति कैसे करें। तो इसलिए ह्यूमन परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। तो आइए, मानवीय जीवन के लिए, मानवीय जीवन के लिए
वर्क परफॉर्मेंस, है ना। वर्क परफॉर्मेंस मतलब होता है श्रम निष्पादन। ठीक है। आवश्यक क्या है? आवश्यक है। अब आगे चलते हैं। काम करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद श्रम या कार्य करने के लिए, श्रम या कार्य करने के, कार्य करने के लिए मनुष्य को, चलिए आगे चलते हैं। तो मनुष्य को कार्य करने के लिए भाई उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको किसी ऑफिस में काम करना है, डाटा एंट्री का काम करना है, या सचिवालय में काम करना है, किसी इंडस्ट्री में काम करना है, तो जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट करेंगे, रॉ मटेरियल को क्वांटिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सारी चीजें तो इसलिए शिक्षित होना बेहद जरूरी है। शिक्षित नहीं रहेंगे आज के समय में तो आप बताइए, आजकल सारा काम कंप्यूटर द्वारा हो रहा है। ठीक है। तो जब आपको कंप्यूटर में सारे वर्ड्स इंग्लिश में लिखे होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पूछ क्या रहा है। यस और नो पे क्लिक करोगे, दो चार बार में खुद ही पता चल जाएगा कि कहीं न कभी एक बार तो सही हो ही जाए। ठीक है। तो चलिए आगे। तो शिक्षित होना, उसके बाद संस्कृति एवं परंपरा से अधिक प्रेरणा प्राप्त होती है। से अधिक प्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं। कार्य करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कार्य करने के पीछे पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जैसे कि धन प्राप्ति, क्या है? धन की प्राप्ति। भाई आप सोचते हैं कि काम करने जाएंगे 10 रुपए मिलेंगे तो हम अपने लिए नए नए फ्रिज खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जब इन सारी चीजों को आप खरीद करके ले आएंगे तो ये आपको मानसिक सुख देता है। क्या करेगा? मानसिक सुख देगा। और एक आध होगा चार चक्का अगर आप खरीद करके अपने घर के सामने रख देते हैं तो आपका गौरव बढ़ जाता है, आत्मसम्मान बढ़ जाता है। ठीक है। तथा आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि नहीं, हम कुछ कर रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, 10 लोगों के बीच में आप बैठने उठने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। तथा आत्मविश्वास एवं अभिव्यक्ति, एवं अभिव्यक्ति में वृद्धि। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब सेल्फ, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन में वृद्धि। तो जब आदमी के इन सारी चीजों में वृद्धि होती है तो आदमी क्या होता है, और भी मेहनत करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन परफॉर्मेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन परफॉर्मेंस। ठीक है। ह्यूमन परफॉर्मेंस को यानी कार्य निष्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। प्रभावित किसको? अफेक्टिव फैक्टर ह्यूमन परफॉर्मेंस को, हिंदी में लिख लीजिएगा, को प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। तो वो कारक क्या है भाई? तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा। पहला पॉइंट है इन्हें अफेक्टिंग फैक्टर ह्यूमन परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन डाल देनी है, इन ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी भी संगठन में ह्यूमन परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये कारक कितने होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ये कारक प्रभावित करने वाले कारक, ये प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं अब रफ करने जा रहा हूं ताकि आगे एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? शाबाश, अब आगे चलते हैं। हाँ, तो ड्रॉ करिएगा स्ट्रक्चर अफेक्टिंग ह्यूमन परफॉर्मेंस, अफेक्टिंग ह्यूमन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये दो क्या है? इसमें नोट करिएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, और दूसरा होता है पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर। ठीक है, यानी व्यक्तिगत, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत कारक। ठीक है, और इसका था पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक। ठीक है, तो ह्यूमन फैक्टर में, इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है कि जहां पे व्यक्ति काम करता है वहां पे लाइट व्यवस्था कैसी है। ठीक है, लाइट व्यवस्था कैसी है, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब वातानुकूलन होता है। ठीक है, वातानुकूलन कि वहां का इन्वायरमेंटल में वातावरण के कैसा है ना, कि हवा का आना जाना, प्रकाश, है ना, ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा होता है कमरे के अंदर, ये सारी चीजें। उसके बाद टेम्परेचर का, टेम्परेचर, कमरे का टेम्परेचर, तापमान। और इन्वायरमेंटल में क्या होता है, जैसे आ गया नॉइज, शोर शराबा। ठीक है, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ पॉज, मतलब थोड़ा सा आराम, काम के दौरान क्या होता है, थोड़ा समय के लिए विश्राम काल। ठीक है, भाई आदमी 4 घंटा काम किया तो थोड़ा सा 10 मिनट के लिए सांस लेने के लिए भी फुर्सत मिल सके। फिर ग्रुप सिचुएशन, यानी संगठन का या ग्रुप का, समूह का हमारा सिचुएशन कैसा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भी बहुत कुछ है, हेडिंग मैंने केवल नोट कराया है ताकि आपको इस हेडिंग के अनुसार उसके अंदर लिखने के लिए मैटर प्राप्त हो जाए। ठीक है, कि जहां पर कार्यस्थल पर, जहां पर वो कारीगर काम करता है, श्रमिक काम करता है, तो वहां पर प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए। ठीक है, और वेंटिलेशन, कमरे के अंदर का जो तापमान है, अंदर और बाहर ताजी हवा, फ्रेश हवा आने के लिए, है ना, व्यवस्था होनी चाहिए। कमरे के टेम्परेचर या इक्विपमेंट या उपक्रम के, है ना, उपक्रम के या प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के तरीके या टेक्नोलॉजियां लगाई जानी चाहिए। नॉइज, काम कर रहे हैं मशीनों में शोर शराबा ज्यादा होता है, तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा रिड्यूस करने का प्रयास करें, कम करने का प्रयास करें। ठीक है, रेस्ट ऑफ पॉज, क्योंकि भाई कोई एक्सीडेंटल बात आ जाती है तो आदमी को आवाज ही नहीं सुन पाता और सारा काम हो जाता है। ठीक है, प्लस किसी भी इंस्ट्रक्शन को लेन देन करना है, बातें करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो नॉइज थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा शोर शराबा होगा तो आदमी को इरिटेटिंग फील होगा। ठीक है, जल्दी ही थका हुआ महसूस करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। और दूसरा है, एक साइकोलॉजिकल है, एक फिजिकल है। तो इसको फिजिकल करते हैं ताकि हमको लिखना भी पड़ेगा ना। फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर है ना। और इसका है साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, इसमें शारीरिक, इसमें क्या होता है, शारीरिक कारण। शारीरिक कारण देखते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। शारीरिक कारण में ये आता है हेल्थ कैपेसिटी ऑफ, हेल्थ कैपेसिटी, कैपेसिटी, हेल्थ कैपेसिटी ऑफ वर्क या ऑर्गन्स, ठीक है। कि भाई उसका ऑर्गन्स यानी कि उसके मांसल शरीर है ना, उसकी जो शारीरिक क्षमता है, उसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, आँख कान नाक, ठीक है, मांसपेशियां हैं, उसको काम करने के लिए सक्षम बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं, ठीक है। अगर 2-4 दिन से वो सोया नहीं होगा तो उसके मानसिक संतुलन खुद ही सही नहीं होगा कि काम कर पाएगा, ठीक है। या फास्टिंग, या अगर उसने उपवास रखा हो 9 दिन का, नवरात्रि का, और वो कार्यस्थल पे आ गया तो भाई ऊपर जाहिर सी बात है कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्लीपिंग, रात भर उसने टीवी देखा है, सिनेमा हॉल में गया था, किसी की शादी बारात में गया था, वापस आया तो कार्य पे उसको क्या आएगी, नींद आएगी। अगर थोड़ा सा वो ड्रग लेता है, ड्रग इन सेंस कहने का मतलब कि मेडिसिन वगैरह कुछ आदती होते हैं लोग ना, तो उसके द्वारा भी थोड़ा सा उसको नुकसान पहुंचता है या कार्यस्थल पे उसकी दक्षता कम होती है। और तो और कभी कभी मान लीजिए कि लीकर कंपोजिशन, ठीक है, लीकर कंपोजिशन, जैसे शराब वगैरह हो गया, वाइन वगैरह हो गया, टुन हो गया कि वही। और उसके बाद टोबैको, टोबैको, टोबैको का मतलब होता है च्यूइंग, CHEWING, च्यूइंग, है ना। च्यूइंग का मतलब हो गया तंबाकू का चबाना, सेवन करना। तो ये सारे चीजें हमारे सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो व्यक्ति को डिस्टर्ब करते हैं काम कार्यस्थल पे, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं साइकोलॉजिकल वाले में, लिखते हैं मोटिवेशनल। इसमें क्या होता है कि अगर कामगार को, काम करता है श्रमिक को, तो उसको मोटिवेशन प्रॉपर नहीं मिलता है तो वो बेचारा अपने आप को अकेला फील करता है, ठीक है, हरास, मतलब लगता है कि उससे ये काम हो ही नहीं पाएगा। फिर उसके बाद कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन, समन्वय, ठीक है। तो आपसी समन्वय या तालमेल न होने की वजह से, ठीक है। और उसके बाद आता है इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट मतलब उत्प्रेरणा या अभिप्रेरणा, ठीक है। तो उसको काम करने की जो उत्प्रेरणा आंतरिक मन से आती है वो नहीं आ रही है। कारण बहुत कुछ हो सकता है, या तो उसको पेमेंट कम मिला हो, है, या फिर उसका छुट्टी 10 दिन से न मिली हो, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट, ठीक है, उसका लगाव, उसकी रुचि किस काम में है। अब उसको दूसरा काम पकड़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि वो 3 मिनट का काम 23 मिनट में करेगा। और ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग का मतलब होता है विचार, विचार विमर्श का शून्य हो जाना। ब्लॉकिंग का मतलब होता है विचार विमर्श यानी बातचीत शून्य होना, है ना। विचार विमर्श शून्य होना मतलब आपसी तालमेल या बातचीत खत्म हो जाता है, तो भाई कुल मिला जुला के बैरियर एक काम का बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। और उसके बाद होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, लास्ट होता है रिवार्ड और पनिशमेंट। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लास्ट वाला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रिवार्ड एंड पनिशमेंट,
या तो किसी को आपने दंडित कर दिया हो, किसी दिन उसको पेनाल्टी वगैरह लगा दिया हो, तो इसलिए वो बेचारा डिस्टर्ब है। कह रहे यार कल का मेरा सैलरी कट गई, कैसे क्या होगा। तो वो दिन भर कार्यस्थल पे बैठ के यही सोचता रहेगा। अगर आपने उसको 10 रुपया ज्यादा दे दिया है तो खुशी के मारे पता चला दो चार पटरे ज्यादा काट देगा। अब आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, त्वरित गति से इसको नोट करिए। चलिए अब चलते हैं आपको लेकर के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये सबसे बड़ा फैक्टर है भाई। इसमें होता क्या है कि आपसी तनाव हो जाते हैं इंडस्ट्री में। तो फैक्ट्री बंद हो जाती है, तालाबंदी कर लेते हैं, धरने पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रशासन से अपनी बात मनवाने के लिए हुड़दंग करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो बहुत धन जन की हानि होती है, सरकारी की भी क्षति होती है, और अपने भी हाथ पैर सब तोड़वा मुड़वा लेते हैं सब। तो ये सर सारी चीजें हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो आइए आपको डिस्प्यूट की तरफ ले चलते हैं। तो आप लोग इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो अपनी लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करिएगा कि कहीं डिस्प्यूट विस्प्यूट ना करें, और होता है तो उसको प्रॉपर तरीके से रिड्यूस करें। तो चलिए चलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, अगला पॉइंट। इंडस्ट्रियल, ठीक है, रिलेशन यानी औद्योगिक संबंध कैसा होता है। ठीक है, औद्योगिक संबंधों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद चलेंगे डिस्प्यूट पे। ठीक है, औद्योगिक संबंध चले पढ़ते हैं। नोट करिएगा, नियोक्ताओं, नियोक्ताओं का मतलब मेरे डियर स्टूडेंट होता है एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स जो वर्कर के ऊपर होते हैं, है ना। एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के साथ साथ, के साथ साथ, है ना, उद्योग व समाज के मध्य, उद्योग यानी इंडस्ट्री एवं सोसाइटी, समाज के मध्य, समाज के मध्य अथवा बीच में भी लिख सकते हैं, के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करना, या हेल्दी रिलेशन, अच्छे संबंध स्थापित करना ही इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारी कोई इंडस्ट्री है, हमारा जो उद्योग है, ठीक है, जिस चीज की हमने फैक्ट्री लगा रखी है, तो उसका संबंध सीधा हमारे सोसाइटी से जुड़ा होना चाहिए। जुड़ा होता ही है, क्यों नहीं जुड़ेगा भाई। कोई भी प्रोडक्ट या उत्पाद उसमें जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो सोसाइटी के लोग ही तो प्रयोग करते हैं उसको। तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री और उनके बीच में संबंध अच्छा होना चाहिए, तभी वो उनके प्रोडक्ट को लाइक करेंगे, ठीक है, परचेज करेंगे, और एंड अदर देन दूसरों को भी क्या करेंगे, वो मोटिवेट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। कुछ तो एडवर्टाइज पब्लिक अपने ओरल कम्युनिकेशन द्वारा करता है, कुछ विज्ञापन द्वारा होता है, कुछ मीडिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होते हैं और स्थापित किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं इसी कड़ी में। इन संबंधों में विकृति आ जाए तो, यदि इन संबंधों में, इन संबंधों में विकृति आ जाए, या विकृति का मतलब दोष, ठीक है, दोष कहने का तात्पर्य हमारे है कोई दोष आ जाए या अवगुण आ जाए,
तो क्या होगा? तो औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाता है। औद्योगिक औद्योगिक विवाद विवाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब भैया कोई कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, वो अच्छा नहीं हुआ, या कोई मेडिसिन बनी और वो आदमी के लिए नुकसानदेह हो गई, तो आप दवा कंपनी पे क्लेम कर दिए। ठीक है। तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चाहे बिजली विभाग का है। ठीक है, आपके यहाँ घर पे जो मीटर वगैरह सब लगा है, तो जो हमारा उसका चार्ज है, सर चार्ज है, कभी कुछ अलग तरीके से लगता रहता है, किसी का बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है। तो इत्यादि चीजों से आदमी उलझे रहते हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ के एम्प्लॉयर से उनकी विवाद हो जाती है, बहस हो जाता है, यहाँ तक कि मारपीट भी हो जाती है, जेई को सब स्टेशन छोड़ के भागना भी पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो उत्पन्न हो जाता है, जो कि उद्योग में प्रगति जो उद्योग प्रगति में बाधक होता है। उद्योग प्रगति में बाधक होता है ना, उसकी ग्रोथ में बाधा उत्पन्न करता है। अब आगे की तरफ चलते हैं, जिससे नियोक्ता एवं कर्मचारी जिससे जिससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर वर्कर एम्प्लॉयर वर्कर्स एंड समाज सामाजिक सेवाओं की आपूर्ति आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सामना करना पड़ता है। ठीक है। भैया जब प्रोडक्ट नहीं उत्पन्न होंगे बढ़िया से, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब एम्प्लॉयर वगैरह में डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा, सब हड़ताल पे चले जाएंगे, काम बंद करके चले जाएंगे, तो पता चला कि मार्केट में जो अवेलेबल थे राशन पानी, वो सारी चीजें खत्म हुई। जैसा कि आपने देखा था अभी कि थोड़ा सा कुछ महामारियां जब आ गई थी, तो सारे लोग काम छोड़ के अपने घरों पे चले गए थे, इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई बचा ही नहीं था। तो नई नई चीजें कहाँ से प्रोड्यूस हो पाएंगी, है ना, उत्पादित कहाँ से हो जाएंगी? तो उन सेवाओं की आपूर्ति की कमी हो गई, न फल मिल रहा था, न दूध मिल रहे थे। तो ये सारी चीजें आप देखे हैं तो बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे की तरफ चलना चाहूंगा, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की तरफ। तो इसको मैं रफ करता हूँ, अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को नोट करने जा रहा हूँ। तो नोट करिएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हेडिंग डालिएगा आप। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है औद्योगिक विवाद। डिस्प्यूट तो मतलब होता है औद्योगिक विवाद। औद्योगिक विवाद। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लिखिएगा, औद्योगिक विवाद का तात्पर्य औद्योगिक विवाद का आशय औद्योगिक विवाद का आशय किसी झगड़े झंझट किसी झगड़े झंझट मतभेद मतभेद एवं तनाव से है, जो रोजगार संबंधी जो रोजगार संबंधी गैर रोजगार संबंधी गैर रोजगार संबंधी अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण
पहलुओं पहलुओं के प्रति नियोक्ता एम्प्लॉयर एवं वर्कर्स वर्कर्स के बीच उत्पन्न होती है। ठीक है, या उत्पन्न होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने से, या लिखिए इस कारण उद्योगपतियों उद्योगपतियों कर्मचारियों, आम जनता, सरकार सरकार को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। नुकसान पहुंचता है पहुंचता है। ठीक है, लिखिएगा। काजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो दो कारण होता है। एक होता है इकोनॉमिकल कारण और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक आर्थिक, और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, विदाउट आर्थिक है ना, अनार्थिक। फिर भी इसको, ठीक है, इतना लिखिएगा, नोट करिएगा। चलिए मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कितने बजे हो गया? अच्छा ठीक है। कितनी जल्दी लेक्चर का टाइम ऑफ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक लेआउट तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद छोड़ देता हूं मैं आप लोगों को। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कॉजेज, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कॉजेज के कारण। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण क्या होता है, इकोनॉमिकल कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज, और दूसरा होता है जो मैंने बताया था अभी, नॉन इकोनॉमिकल कॉजेज। ठीक है, तो इकोनॉमिकल में क्या आता है, जिसे टर्म एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन, भाई कुछ ऐसे नियम कायदे लागू कर दिए गए इंडस्ट्री में जो धन से संबंधित, या आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो दुनिया भर की शर्तें आपसे रखा ली जाती हैं, तो आपको पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो आप उससे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, और वर्किंग कंडीशन, काम करने के तरीकों में भी कुछ वो, कि अगर आप 1 मिनट 5 मिनट भी डिले हो गए तो अब आधे दिन का वेतन काट लें। तो भाई कुछ चीजों से आदमी परेशान हो जाता है। भाई घर से निकला, कहीं रास्ते में फंस गया तो उसका क्या मतलब है, लेकिन क्या बताएं। ठीक है, वेजेज जो आपको भुगतान होंगे, उसमें भी कुछ कंडीशंस लगा दिए वो, कि आपको आपको एक दिन में इतने प्रोडक्ट तैयार करना ही करना, अगर इससे कम हुआ तो हम आपका पेमेंट काट लेंगे इतने रुपया। या तो ये भी एक बहुत बड़े समस्या है।
inadequate inadequate मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, क्या बोलते हैं, अपर्याप्त, अपर्याप्त, ठीक है। और उसका हुआ नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, भाई उनको शिक्षित नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, ठीक है, टूर वूर पे नहीं ले जाएंगे, बढ़िया बढ़िया कंपनी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करें, हाँ तो इनएडिक्वेट मेडिसिन फैसिलिटी एंड यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, एक फूड भी होता है ना, फूड दोबारा लिखने से कोई मतलब नहीं है, अगर उसको प्रॉपर मेडिकल सुविधा और खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा तो भाई क्या करेगा। और उसके बाद लाइफ सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी फंड, है ना, उसके लाइफ सिक्योरिटी जो फंड्स है उसको उस चीज की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा। और उसके बाद इधर की तरफ चलते हैं नॉन वाले में, नॉन इकोनॉमिकल वाले में, इसमें होता है एक साइकोलॉजिकल काज, क्या होता है, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल काजेज, साइकोलॉजिकल काजेज में अभी सब बताया था ना मैं कि वो मोटिवेशन, उसके बाद प्रेरणा, दुनिया भर की सारी चीजें अभी अभी मैंने बताई थी। और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल काजेज, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है रिफ्यूजल ऑफ लीगल, रिफ्यूजल ऑफ लीगल एंड एंड अदर राइट ऑफ राइट्स ऑफ वर्कर, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, बाकी आगे आगामी लेक्चरों में कुछ इसमें एक पॉइंट और बचा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के एक डायग्राम और है। ये बना लिया होगा तो मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और एक डायग्राम और बना देता हूँ, छोटा सा है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, बस काम खत्म। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जिसको दोनों में से जो अच्छा लगेगा बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक होता है नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लेबर, नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लेबर, मतलब लेबर का जो यूनियन होता है, संघ होता है, उसको बनाने के लिए अनुमति न देना, तो इससे भी डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। पॉलिटिकल कॉजेज, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है, राजनीतिक कुछ पहलू होते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, क्या होता है, शोषण, ठीक है, शोषण करना उनका, मतलब उनका काम के अनुसार उतना पेमेंट न देना, ठीक है, यानी उसके पेट पे लात मारने की जो बात कहते हैं ना, उसका मतलब होता है शोषण। फेवोरिज्म, ठीक है, फेवरिज्म मतलब पक्षपातपूर्ण, क्या होता है, पक्षपात, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ठीक है, किसी को बढ़िया व्यवहार करना और किसी को दूसरे नजरिए से देखना तो भाई गलत है। और उसके बाद रिटायरमेंट, नहीं रिटायरमेंट नहीं है यहाँ पे,
एडवर्स वर्किंग कंडीशन, एडवर्स वर्किंग कंडीशन मतलब खराब कार्यस्थल, है ना। मतलब खराब कार्यस्थल। भाई कार्यस्थल साफ सुथरा बढ़िया और वेल मेंटेन नहीं रहेगा तो आदमी वहाँ पे काम कैसे करेगा। पता चला फर्श अच्छी नहीं है तो लाइट की प्रॉपर रोशनी नहीं आ रही है और आप उससे काम चाहिए अच्छा, तो उसको सुविधा भी तो दोगे तब तो, है ना। नहीं तो वैसे बेचारे आंख के अंधे हो जाएंगे काम करते करते, दिखेगा नहीं। हाउस ऑफ वर्किंग, हाउस सॉरी आवर्स ऑफ वर्किंग, काम करने के घंटे निर्धारित होने चाहिए, ठीक है। तथा उनको समय पे प्रॉपर लीव मिलनी चाहिए। आप उनको लीव नहीं देंगे, कहीं शादी विवाह में जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना है, किसी आवश्यक काम से जाना है, तो सब दिक्कतें खड़े कर देता है। नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, ठीक है। अगर ओवर टाइम आप उससे ले रहे हैं काम तो उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक होता है लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट, लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट, तो जो आपके काम करने वाले लेबर है उनसे थोड़ा आपका पर्सनल अटैचमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे होता है लो वेजेज, मतलब कम मजदूरी देना, ठीक है। नॉन नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस एंड डीए, उसको सही समय पे बोनस नहीं देना और उसका डीए टीए जो होता है वो सब काट पीट के जीरो कर देना, ये सब क्या है, डिस्प्यूट के कारण है। थैंक यू, थैंक यू क्लास। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, ये कौन है, सिब्बी, सिब्बी समझ में आ रहा है। और ये कौन है, रवि, विकास, समझ में आ रहा है प्रॉपर। वर्षा, सोनम, चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। अब आप लोग जाइए नाश्ता पानी कर कीजिए। हाँ ओके बाय।